अब कुछ जानकार ये मानते हैं कि बस अब समय आ गया है, चुनाव होते होते जदयू को बीजेपी वैसे ही निगल जाएगी जैसे समुंदर में व्हेल छोटी मछलियों को निगल जाता है। कि बीजेपी ने एक इतना स्ट्रॉन्ग राजनीतिक कदम, इतना स्ट्रॉन्ग राजनीतिक, उसको बोलते हैं कि मिसाइल छोड़ा है कि अब जदयू पानी नहीं मांगे पास। अब मतलब आप समझिए धाराशायी हो गया। बीजेपी ये चाहती है कि मुकाबला बाइपोलर हो, बीजेपी ऑन द वन हैंड एंड आरजेडी ऑन द अदर। क्यों, आपको बता देते हैं। आरजेडी के पास कौन वोट है? अब लालू जी की बात अलग थी यार, उसके बाद लगातार तेजस्वी के पॉलिटिकल मैनूवरिंग और इनके पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण जदयू के पास और आरजेडी के पास, क्षमा कीजिएगा, आरजेडी के पास यादव और मुस्लिम के अलावा बहुत कम वोट बचा है। नीतीश कुमार कथित सेकुलर क्रीडेंशियल के जानिब या उस को बचाने के लिए एकमात्र बसपा के एमएलए थे जमा खान, उसको इन्होंने मिला दिया और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्री बना दिया। तो अब स्थिति यह है कि जदयू से मुझको लगता है कि आने वाले समय में मुस्लिम नेताओं की विदाई तय है। वो लोग छोड़ के भागेंगे, और नहीं छोड़ के भागेंगे तो इनका समाज तो इनको माने जिसको बोलते हैं कि बुखार उतार देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। दोनों ही सदनों में पूरे बहुमत के साथ इस बिल को पास किया गया है। हम आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया, जबकि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने इसका विरोध किया है। लेकिन जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कई नेता अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर नीतीश कुमार ने अपना कब्र खोद लिया है कि ये चुनावी साल है। अक्टूबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार की विदाई तय है। हमारे साथ एक आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश यादव जी हैं। आइए इनसे समझते हैं ये कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को। सर नमस्कार। जिस तरह से सर बिल पास हो गया दोनों ही सदनों में, उसके बाद जो अभी स्थितियां हैं, बिहार की सियासत गर्म हुई है, इस पर कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? आप सब लोगों को पता है कि जो वक्फ बिल है इसका पूरा नाम उम्मीद है, यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंट, शॉर्ट में आप उसको वक्फ कर सकते हैं। यह लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया। और आपको याद होगा कि जब पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से एक धरना का आयोजन किया गया था गर्दनी बाग में, जहाँ तक मुझे याद है। उसमें धार्मिक नेताओं के अतिरिक्त लगभग सभी सियासी दल, सत्तारूढ़ को छोड़कर, आरजेडी से लेकर जनसुराज और कम्युनिस्ट और सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उस धरने का उद्देश्य बेसिकली दो ही जगह धरने हुए। एक हैदराबाद में, ये ऑर्गेनाइज्ड धरना, पटना में और हैदराबाद में। पर्पस क्या था? तो मुस्लिम लीडरान का ये समझ था कि अगर हम लोग चंद्रबाबू नायडू को हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बिहार में जी, इस दोनों दल को अगर हम लोग ये कन्विंस कर दें या ये डरा, जो भी आप मान लीजिए जी, और ये लोग अगर नहीं करें, सब पार्टी का है और 12 इनके पार्टी का है,
तो 28 MP को हम लोग अगर अलग कर थलग कर देंगे तो कदाचित बीजेपी को परेशानी होगी। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। एक हवा चली कि गुलाम गौस को स्पॉट किया गया ईद के दिन कि वो लालू जी से मिलने गए थे, और इस वाक़ये ने हवा दे दी और मीडिया में चलने लगा कि कदाचित जदयू अपना स्टैंड बदलेगी। फिर एक कहीं से उड़ती खबर आई कि जदयू ने कहा है कि चूंकि लैंड जो है वो संविधान के स्टेट लिस्ट में आता है। संविधान में 3 तरह की सूची होती है, स्टेट, कंकरेंट एंड सेंटर लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में आता है लैंड, इसलिए जदयू ये सलाह दे रही है, सुझाव दे रही है कि चूंकि स्टेट लिस्ट में लैंड है इसलिए आप उस पर बिल मत बनाइए। लेकिन ये दोनों अटकलों को विराम लग गया 2 तारीख को, जब जदयू ने वहाँ पर स्टैंड क्लियर कर दिया और जदयू की तरफ से ललन सिंह ने प्रमुखता से अपनी बातें रखी और इस बिल का समर्थन किया। तो बिल तो पास हो गया। अब जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि मुस्लिम नेताओं में, जदयू के मुस्लिम नेताओं में विरोध शुरू हुआ। सबसे पहला विरोध शुरू हुआ बलियावी, गुलाम रसूल बलियावी। पहले राज्यसभा में भी वो गए थे और MLC वगैरह भी थे, उन्होंने इसका विरोध किया। उसके बाद गुलाम गौस का भी विरोध वगैरह आया। कुछ जदयू के नेताओं ने रिज़ाइन भी कर दिया, जैसा मीडिया में खबर आ रहा है। इस डैमेज कंट्रोल के लिए जदयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें कुछ प्रमुख नेताओं को जदयू ऑफिस में वार्ता के लिए बुलाया था। हालांकि उसमें भी आ रहा है कि जो MLC लोग थे वो कुछ बोले नहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही उठ के चले गए। तो मुझको लगता है कि अब समस्या देखिए, उसको समझिए, प्रॉब्लम क्या है, राजनीतिक समस्या क्या है जदयू के मुसलमानों के साथ। जी जी। आपको हम बताते चलें कि 2020 के चुनाव में 11 टिकट जदयू ने दिया था मुसलमानों को और सब के सब हार गए। उसमें कई लोगों की जमानत जब्त हो गई। अब नीतीश कुमार कथित सेकुलर क्रीडेंशियल के जानिब या उसको बचाने के लिए एकमात्र बसपा के MLA थे जमा खान, उसको इन्होंने मिला दिया और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्री बना दिया। तो स्थिति ये है इन जदयू के मुस्लिम नेताओं की, जो 3 MLC हैं, और तीनों MLC विधानसभा कोटे से। विधानसभा कोटे का मतलब पार्टी के रहमो करम पर। तो अब इन लोग की समस्या है कि ये लोग इसमें कंटिन्यू कैसे करें। जब वो अपने आवाम में जाएगा तो बोलेगा क्या, जदयू के लिए किस मुंह से वोट मांगेगा। अच्छा, मुस्लिम समाज में धर्म और राजनीति ये बिल्कुल दूध और पानी की तरह मिला हुआ है। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि मुस्लिम समाज में ये बड़ा मुश्किल है कि कोई मुस्लिम समाज का आदमी नमाज न पढ़ने जाए और उसके घर पर लोग दस्तक न दें। उन लोगों का ये अप्रोच है। अब इन लोगों की समस्या है कि नमाज पढ़ने जाएगा वहाँ भी खदेड़ेगा, किसी भी समारोह में खदेड़ेगा, और ये वोट मांगने, हालांकि इन लोग के जो ये जिन लोगों का नाम मैंने बताया, जो लोग राज्यसभा और विधान परिषद में जाते हैं, ऐसे भी इनकी कोई राजनीतिक हैसियत होती नहीं है। बहरहाल अगर उसको मान भी लें तो अब इन लोगों का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं रह जाता। तो इन लोगों को लगता है अब क्या करें, तो अब इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया है। तो अब स्थिति यह है कि जदयू से मुझको लगता है कि आने वाले समय में ये मुस्लिम नेताओं की विदाई तय है। वो लोग छोड़ के भागेंगे, और नहीं छोड़ के भागेंगे तो इनका समाज तो इनको, माने जिसको बोलते हैं कि बुखार उतार देगा। जी जी जी। लेकिन जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनका कहना है कि जो लोग इस्तीफा दिए हैं उन्हें मैं खुद नहीं जानता। मतलब वो 2 कौड़ी के लोग हैं। उनका कहने का मतलब है कि जो इस्तीफा दिए हैं वो 2 कौड़ी के लोग हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये तो संजय झा जी जाने और जो इस्तीफा दिए हैं वो जाने। तो संजय झा कितने बड़े जनाधार के नेता हैं वो भी सब लोग जानता है। बहरहाल उनके पार्टी का मामला है। लेकिन अब ये जान लीजिए कि इस वक्फ बिल, हम वक्फ के प्रोज एंड कॉन्स पर बात नहीं कर रहे हैं। वक्फ बिल पर कभी आप अलग से चर्चा कीजिएगा तो हम बताएंगे कि वक्फ बिल के कौन कौन से प्रोविज़न अच्छे हैं, कौन से प्रोविज़न में कुछ और सुधार होना, जो एक अलग मुद्दा है। लेकिन एक चीज़ तय है कि बीजेपी ने एक इतना स्ट्रॉन्ग राजनीतिक कदम, इतना स्ट्रॉन्ग राजनीतिक, उसको बोलते हैं कि मिसाइल छोड़ा है कि अब जदयू
पानी नहीं मांगेगा, कि इसके पास अब मतलब आप समझिए कि धाराशायी हो गया। मुझको कुछ लोगों से बात हो रही थी, उसमें कुछ पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, कुछ पॉलिटिशियन, कुछ प्रेस के लोग भी थे। जी। तो अनौपचारिक चर्चा में उन लोगों ने बताया कि अब ये उस राइडर के साथ हम बता रहे हैं कि उन लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया उसी को आधार बना के हम बता रहे हैं। आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। लोगों ने कहा कि नीतीश जी को पता ही नहीं है कि वक्फ पर जदयू का क्या स्टैंड था। हालांकि सुनने में बड़ा उटपटांग लग सकता है आपको, लेकिन जो उनकी मानसिक स्थिति किसी छिपी हुई नहीं है। तो ये पूरे जदयू के इस पूरे पार्लियामेंट्री पार्टी को नीतीश ललन आदि लोगों ने हाईजैक कर लिया है। अब संजय झा का के बारे में आपको पता है किस पार्टी में थे? जी जी जी। अब कुछ जानकार ये मानते हैं कि बस अब समय आ गया है, चुनाव होते होते जदयू को बीजेपी वैसे ही निगल जाएगी जैसे समुंदर में व्हेल छोटी मछलियों को निगल जाता है। या यूं कहे कि जैसे शिवसेना महाराष्ट्र एक उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे उसको निगल गई बीजेपी, वैसे इसको निगल जाएगी। तो एक चीज तो तय है कि 2025 के चुनाव में जदयू एज ए पार्टी ये सरवाइव करेगी, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप कह रहे हैं सर कि पार्टी खत्म हो जाएगी? एग्जैक्टली मतलब ये एक सीरियस एप्रीहेंशन है, सीरियस डाउट है जदयू पार्टी एज सच के एग्जिस्टेंस पर। तो ये तो अब इसके पास जो धरातल था वही खिसक गया, और बीजेपी बहुत धीरे लेकिन बड़ी मजबूती से, बहुत ही उसको बोलते हैं कि एक बहुत ही पॉलिटिकली वेल कैलकुलेटेड मूव के तहत जदयू के पैरों के तले से राजनीतिक जमीन ही खिसका दी है। इसलिए जदयू पार्टी एज सच अब कितना दिन सरवाइव करेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो जो आप कह रहे हैं, अगर उसमें दम है, उसमें सच्चाई है, अगर वो चीज़ें सचमुच हकीकत होती है, तो ऐसे में मुकाबला तो यहाँ दो ही रह जाएगा, आरजेडी और बीजेपी के बीच में। एक्चुअली बीजेपी वही चाहती है। बीजेपी अब सिर्फ ये चाहती है, देखिए इसके पूरे इलेक्टोरल नंबर्स को और इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, बीजेपी ये चाहती है कि मुकाबला बाइपोलर हो, बीजेपी ऑन द वन हैंड एंड आरजेडी ऑन द अदर। क्यों आपको बता देते हैं। आरजेडी के पास कौन वोट है? अब लालू जी की बात अलग थी, आप उसके बाद लगातार तेजस्वी के पॉलिटिकल मैनूवरिंग और इनके पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण जदयू के पास और आरजेडी के पास, क्षमा कीजिएगा, आरजेडी के पास यादव और मुस्लिम के अलावा बहुत कम वोट बचा है। कम वोट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आरजेडी ने किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी अन्य कास्ट को दिया या किसी ऐसे पर्सनालिटी को दिया जिसका एक क्रॉस दी कास्ट लाइन कुछ प्रभाव है, तो उसको वोट मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि औरंगाबाद में खड़ा हो गए कुशवाहा जी, अभय कुशवाहा, तो कुशवाहा का वोट भी हद मिला होगा। उसी तरीके से अन्य जगहों पर जिसको खड़ा किया वो मिल सकता है। लेकिन आप इसको यूँ समझें कि यादव और मुस्लिम मिला दीजिए तो कुछ क्षरण भी होगा, तो 20 से 24% के आसपास, इससे ज़्यादा वोट अब आरजेडी के पास है नहीं। यह एक तथ्य है एज ऑफ नाउ। कल को बढ़ जाए तो मैं नहीं जानता। जदयू के पास क्या है? तो जदयू के पास जीविका दीदी के सहारे महिलाओं, 1.25 करोड़ के आसपास महिलाओं का वोट है। उसमें अगर 50% भी वोट कास्ट हुआ तो 50 लाख वोट। इसके अलावा आप कोई माने या न माने, कोई विश्वास करे न करे, आज भी नीतीश कुमार का अति पिछड़ा समाज में ठीक ठाक वोट है। मुस्लिम भी यदा वोट दिया, हालांकि मुस्लिम के वोट का क्षरण हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले चुनाव में संभवतः एकमात्र ऐसा चुनाव था जहां जदयू का कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीत नहीं सका। अब बीजेपी चाहती है कि इतना स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन हो कि ये जो अति पिछड़ा समाज है वह भी हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर शिफ्ट कर जाए बीजेपी में। जी जी, ठीक है। महिलाओं के लिए बीजेपी के पास बहुत सारा उपाय है, सरकार केंद्र में है, बहुत लुभावने नारे, बहुत स्कीम्स वगैरह वो लॉन्च कर रहे हैं,
और लगातार ये तो आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी को मैं मानता हूं कि बीजेपी इज ए पार्टी विथ डिफरेंस, ये प्रिंसिपल के नाते नहीं, बट बीजेपी इज ए पार्टी विथ डिफरेंस कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, थिंक बिल्कुल। टैंक वो सालों भर काम करता है, वो थिंक टैंक, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग, उसकी सोच सालों भर चलती है। और ये सब जो है ना, ये सब बरसाती पार्टी है, इलेक्शन आएगा तो टरटराने लगेगा। तो मैं रैपअप कर दूं अपनी बात को, बीजेपी जदयू के महिला वोट और अति पिछड़ा वोट को हिंदू के नाम पर अपने तरफ अगर खींच ली तो जदयू माइनस महिला का कुछ जो वोट है और माइनस अति पिछड़ा इज इक्वल टू 0। तो ये जब इधर स्विच कर जाएगा तो आप सोच लीजिए लगभग 70% बनाम 30% की लड़ाई होगी। तो स्वाभाविक रूप से उसमें बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है। तो मुझको लगता है कि ये जो वक्फ बिल है, अब तो बिल कहना भी बेकार, अब तो पास ही जब हो गया और राष्ट्रपति के पास जाएगा तो एक्ट बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो वक्फ कानून है इसने जदयू को राजनीतिक रूप से बिहार की धरती से लगभग समाप्त कर दिया है। जी जी जी। इस बीच आप सर तेजस्वी के बारे में बोल रहे थे कि तेजस्वी की जो सियासत है उसमें मतलब उनके पास जो वोट बैंक है वो आपने 2 कास्ट के बारे में बताया, मुस्लिम और यादव, लेकिन तेजस्वी तो कहते हैं कि हम A to Z की पार्टी। कहने से कुछ नहीं होता, आप आंकड़े देख लीजिए ना, आप यू कैन सी दी स्टैटिस्टिक्स, उनके आंकड़े आप देख लीजिए ना। आप 1995 से 90 से उठा लीजिए और सारे आंकड़े चुनाव आयोग के वेबसाइट पर हैं। तो आप बहुत दूर नहीं जाइए, आप 15 का वोट, 20 का वोट और अभी जो चुनाव बाई इलेक्शंस उसके वोट के परसेंटेज उठा लीजिए। तो और कुछ नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ पॉलिटिकल कन्फिग्रेशन ऐसा हो जाए, कुछ इशू जैसे हो जाए, या कोई कैंडिडेट का व्यक्तिगत प्रभाव या उस कैंडिडेट की जाति के नाम पर कुछ वोट मिल जाए तो ठीक है। लेकिन इस मुगालते में आरजेडी को नहीं रहना चाहिए कि उसके पास इस 2 वर्ग के अलावा कोई बहुत बड़ा वोट है। अब उन्होंने महिला योजना लाया है तो ये तो देखना पड़ेगा चुनाव के बाद कि यह वोट में कितना तब्दील हुआ है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ हम आपको बता दें, ये वक्फ बिल का जो बहस 2 दिन चला पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में, देखिए दुर्भाग्य क्या है, एक चीज़ तो ये तय था कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जब जदयू ने और टीडीपी ने बोल दिया कि हम समर्थन देंगे तो बिल का पास होना तो तय था। बिल्कुल। लेकिन इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि बिल का पास होना तय था, इम्पोर्टेंट ये था कि जो दल अपना पक्ष रख रही थी वह किस ग्राउंड पर और कितनी मजबूती से रख रही थी। आरजेडी की तरफ से मनोज झा ने अपना पक्ष रखा राज्यसभा में, जी। और लोकसभा में सुधाकर सिंह ने। अब दोनों के भाषण सुन लीजिए। मुझको तो सबसे ज़्यादा निराशा मनोज झा के भाषण से हुआ, जी जी, कि वो बिल पर सिवाय 1-2 बिंदु को टच करने के वो सतही बात करते रहे। प्रेमचंद का ईदगाह से लेकर कुछ शायरी तक, कलेक्टर ट्रैक्टर हो गया है वगैरह। दिस वाज शेयर नॉनसेंस। तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, एक या तो आप बिल को पढ़े नहीं, दूसरा आपको बिल समझ में नहीं आया। सुधाकर सिंह का भाषण तो और निराशाजनक था, लगता था कि किसी ने कुछ बातें लिख दी है कागज पर और उसको पढ़ रहे हैं, उसमें भी अटक रहे हैं। इसका प्रभाव, इसका असर पड़ता है कि आप जो कोर इशूज था, जैसे आपको एक सिंपल बात बताते हैं, उसमें एक प्रोविजन इस बिल में है कि कोई भी मुस्लिम जो वक्फ, मुस्लिम के अलावा और कोई वक्फ नहीं करेगा, नंबर 1। और नंबर 2 कि उस व्यक्ति जो वक्फ मुस्लिम करेगा वो एटलीस्ट 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, तभी वो वक्फ कर पाएगा। वक्फ करने का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी दान देना। राइट टू प्रॉपर्टी जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300 में दिया हुआ है। कानून ये कहता है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हम किसी को दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किताब है मेरा, हमको मन करेगा तो किताब बाहर में फेंक देंगे, हमको मन करेगा तो कूड़ा वाला को दे देंगे, हमको मन करेगा आपको दे देंगे। नोबडी कैन प्रिवेंट मी। तो इस पर ये लोग बोला ही नहीं कि भाई आप ये कैसे कर सकते हैं कि 5 साल वो मुस्लिम होगा। हालांकि और स्पिरिट अलग है, अगर मैं सरकार में रहता तो उसकी दूसरी जवाब देता, लेकिन कानून की व्याख्या तो वैसे ही होती है कि कोई मुस्लिम मान लीजिए है तो आप ये कैसे लगा सकते हैं कि 5 साल के बाद वो दे सकता है। इवन नॉन मुस्लिम कैन डोनेट।
जैसे मैंने कहा ना कि मैं ये सारी किताबें किसी मुस्लिम लाइब्रेरी को दे दूं, आई कैन गिव इट। तो ये जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसके संबंध में हमको आश्चर्य लगा कि इन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, हमको ये आश्चर्य लग रहा है, बार बार बोल रहा था कलेक्टर को पावर। अरे भाई, जो जेपीसी ने अमेंडमेंट दिया उसके बाद तो वो स्पष्ट हो गया है कि जो गवर्नमेंट लैंड है वो डिसाइड करने के लिए कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी अधिकृत होगा। तो मुझको लगता है कि इन लोगों को या तो बिल समझ में नहीं आता है या तो पढ़ता नहीं है। तो इस मामले में इन लोगों का बहुत खराब मैसेज गया। सिर्फ वो पॉलिटिकल स्लोगन आप लोकसभा में दीजिएगा। मुझे इस बात की खुशी है इस बार मैं अपने 34 साल का जो मेरा प्रशासनिक अनुभव रहा उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि इस बार पहली बार मुझको लगा कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में तो खास करके इस बिल पर जिस क्वालिटी की चर्चा हुई वो एक बड़ा सुखद एहसास था। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को भी आरजेडी चूक गई। तो वक्फ संशोधन बिल पर न सिर्फ जेडीयू बल्कि आरजेडी भी चूक गई। जैसा कि सर ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल पेश होने के साथ ही बिहार की सियासत में जेडीयू का खात्मा तय हो गया और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो मुकाबला होने हैं वो आरजेडी और बीजेपी के बीच होगा। लेकिन बड़ा फर्क ये होगा, 70% लोग खड़े होंगे तो दूसरी तरफ महज 30%। रिजल्ट क्या होगा आपके सामने है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।